मेरी बात जरा अहमकों वाली से लग रही होगी आप लोगों को। ये क्या कह रहा है, कहां से बोल रहा है? जाहिर है कि हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे, मैदान अमल में आकर जंग लड़ेंगे, पब्लिक में जाकर लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में लड़ेंगे। इसलिए हमारा पैगाम हर सतह पर चला जाना चाहिए। हमने जाना है इंशाअल्लाह। मैं तो आज भी कहता हूं और हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूं, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी और अपने बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से भी कि अवाम के लोग हो, चलो इकट्ठे अवाम में जाते हैं, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें और अगर वाकई लार्जर ग्रुप पीटीआई है, दे दो उनको हुकूमत। लेकिन शायद और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो सिवाय इसके कि अपने लिए मुसीबत को दावत देगा और कोई नतीजा उसका नहीं निकलेगा जी, वो आवाम की। लेकिन क्या हमारा ज़मीर भी मुतमईन है इस बात पर? वस्तफ्त नफ्सक, अपने ज़मीर से पूछ लो पहले, क्या वाकई हम मुतमईन हैं इन नताइज से? और जनाब अयासाद साहब, क्या वाकई आप लाहौर के नताइज से मुतमईन हैं? अल्लाह आपको मुतमईन रखे जी, अल्लाह आपको मुतमईन रखे। लेकिन हर चंद के है नहीं है। मईशत की क्या सूरत हाल रखती है? कर्जों पे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने वसाइल के करीब तक नहीं जाते, अमन अमान नाम का कोई चीज नहीं है। मुल्क को किधर ले जा रहे हैं आप लोग? आप आए जरा लाहौर से जरा सफर करें और आए जरा, मैं आपको दावत देना चाहूंगा डेरा इस्माइल खान में, टांक में, वजीरिस्तान में, लक्की मरवत में, बाजावड़ में। आप वहां आकर जरा देख तो लें कि हमारी वहां क्या हालत है। हमें तो इलेक्शन में निकलने नहीं दिया गया। एक तरफ तालिबान की तरफ से ऐलान होता था कि हम इलेक्शन में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हमें धमकियां मिलती थी। फिर इधर से हमें चिट्ठियां मिलती थी कि आप, थ्रेट लेटर आ जाते थे कि आप ले जाएंगे। पब्लिक से राब्ता ही नहीं करने दे रहे थे। और जो ही इलेक्शन गुजरा, सारे थ्रेट लेटर बाद खत्म हो गए, खैर खैरियत हो गई। अब ना वहां हमें कोई कत्ल करने वाला है, ना कोई दहशतगर्द है, ना कुछ है। लेकिन ये बात जो हमारे उन इलाकों से मुताल्लिक़ लोग हैं या बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ लोग हैं, चाहे वो पश्तून बेल्ट है या बलोच बेल्ट है, वहां पर कंट्रोल रियासत का नहीं है। और मैं बड़े अदब से कहूंगा, मुझे ये लफ्ज नहीं कहना चाहिए, लेकिन हक़ाइक़ को सामने लाते हुए कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त एक गैर महफूज रियासत है। जब रियासत गैर महफूज होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की पॉलिसी बनाई जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में। जो अमेरिका ने कहा वो हम पे मुसल्लत कर दिया गया, और आज तक उस पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आ रहा। ऑपरेशंस हुए, तालिबान का खात्मा कर दिया, दहशतगर्द खत्म हो गए। आज उससे कई गुना ताकतवर बनकर कैसे आ गए? जरा मुझे भी दिखा दे बेटा।
बिल्कुल ठीक है जी। जी मौलाना साहब, जी मौलाना साहब, बस बोलिए हमारे। तो जनाब स्पीकर, आफरीदी साहब मैसेज आ गया, आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर में दूंगा, आप तशरीफ रखें। मैसेज हो गया आफरीदी साहब, मैसेज हो गया। आपकी जमात ने नाम नहीं लिखा था, मैंने आपका नाम लिखा है और ये इंपॉर्टेंट इशू है, मैं इसको टेकअप करूंगा। अभी मैं MQM के दोस्त को दूंगा, फिर आपको दूंगा। जी मौलाना साहब। हाँ तला करना। ये जो बात यहां की जा रही है जनाब स्पीकर, ये मेरे पॉइंट्स में लिखी हुई है और आज भी मौलाना मिसबाहुद्दीन साहब मेरे पास तशरीफ लाए, उससे पहले वफूद आए, हमें मिलते रहते हैं। यकीन जानिए उनकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर गुजर रही है। न जिंदगी महफूज है, न उनको रोजगार मिल रहा है, बिजली भी नहीं है। कैसे वो जिंदगी गुजार रहे हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते उनका। मेरे भी मौका देना चाहिए। जी मौलाना मिसबाहुद्दीन साहब को फिर आप मौका देंगे जी। तो सूरत हाल आज यह है कि अमन अमान किधर है आपका जी। मगरिब के बाद आपके थाने बंद हो जाते हैं, मगरिब के बाद पुलिस चौकियां बंद हो जाती हैं, आपकी सारी पुलिस महफूज पनागाहों में चली जाती है और मुसल्लह ग्रुप जो है वो कंट्रोल ले लेते हैं पूरे इलाके का। क्या इस पर कभी गौर हुआ है? बस इलेक्शन है, बस अपनी मर्जी का ऐवान बनाना है, अपनी मर्जी की असेंबली बनानी है। किस लिए अपनी मर्जी की बनाते हो? वोट तो उलमाए किराम फरमाते हैं शहादत है, कोई कहते हैं अमानत है, कोई कहते हैं बयात है। तो यहां तो ना शहादत है, ना अमानत है, ना बयात है। बैत मेरे नाम पर करते हैं, बक्सा खुलता है तो किसी और के नाम पर बैत निकल आती है। अमानत आपके हवाले करते हैं, बक्सा खुलता है तो उसमें अमानत नाम की कोई चीज, तो खयानत ही खयानत होता है। शहादत में सदाकत होती है, जब बक्सा खुलता है तो सदाकत का नाम निशान नहीं होता, शहादत मरी पड़ी होती है। इस सारी सूरत हाल में हमें जरा बताए कहां हम खड़े हैं। बाजवा साहब फरमाया करते थे कि हमने बाढ़ लगा दिया है और अब कोई अफगानिस्तान न जा सकेगा, न आ सकेगा। वो बाढ़ किधर है? उस बाढ़ पर जो अरबों रुपए खर्च हुए वो किधर हैं? कोई पूछ सकता है उनसे? और 30-40 हजार नौजवान यहां से कैसे गए उधर? 20 साल वहां लड़े, बाढ़ भी लग गया था, फिर वो उससे बढ़कर ताकतवर बनकर कैसे वापस आए? अफगानिस्तान से आप जरूर गिला करें कि हमने जिनको पकड़ा है, जिनको मारा है, उसमें अफगानी नेशनल भी हैं। बिल्कुल गिला करें आप उनसे कि उनकी सरजमीन से कैसे लोग इधर आए। उनसे कोताही हुई कि उन्होंने अपने सरहद पर उनको कंट्रोल नहीं किया। लेकिन आप भी तो सरहद पर बैठे हैं, आप क्यों नहीं रोक सके उनको? कैसे मुझ तक रसाई की और मुझ पर हमला कर दिया? कैसे आए और बाजौड़ में मैंने 80 लोगों की लाशें उठाई एक ही जलसे में? ये तल्ख वाकयात कोई हमें समझाए तो सही, क्या सियासत हो रही है? मेरे ख्याल में उसूल एक ही है, वही उसूल जो अमेरिका ने अपनाया है कि इस्लामी दुनिया में और कमजोर दुनिया में दहशतगर्दी और अस्करियत पैदा करो, और जहां पर कोई ऐसी अस्करियत पैदा होगी वहां पर अमेरिका को अपनी फौजें ले जाने का जवाज हासिल होगा। दहशतगर्दी उसकी जरूरत है। इस्लामी दुनिया पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना, इस्लामी दुनिया में फौजें उतारना। आज तमाम अरब ममालिक के अंदर अमेरिकी फौजें मौजूद हैं।
कहीं पर 5,000, कहीं पर 3,000, कहीं पर